नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकित जीएस एकेडमी में। इस वीडियो में हम शुरुआत करने वाले हैं संवैधानिक विकास की। संवैधानिक विकास की। लेकिन संवैधानिक विकास से पहले हम संविधान के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में जानेंगे। संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही है, इस पर बात करें हम। ब्रिटिश 1600 ईस्वी में एक कंपनी के रूप में भारत में व्यापार करने के लिए आए और उस कंपनी का नाम क्या है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की बात करें कब हुई है, तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। किस एक्ट के तहत इसकी स्थापना की गई है? चार्टर एक्ट या राजलेख अधिनियम 1600 के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय ब्रिटेन की महारानी कौन थी? एलिजाबेथ प्रथम थी। और ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने इस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देश, मुख्य रूप से भारत में व्यापार करने का अधिकार प्रदान कर दिया। इसके बाद भारत में 1608 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करती है। और कहाँ? सूरत में स्थापित करेगी। धीरे धीरे व्यापार करते चले जाएंगे, अपने अधिकार को बढ़ाते चले जाएंगे। इसके बाद क्या होगा कि कंपनी का जो संपूर्ण प्रशासन था वो एक परिषद के हाथ में सौंप दिया। कंपनी का संपूर्ण प्रशासन एक परिषद के हाथों में था और उस परिषद में एक गवर्नर होता था, एक उप गवर्नर होता था और 24 अन्य सदस्य थे। कुल मिला के 26 लोगों का एक समूह था जो कंपनी के संपूर्ण प्रशासन को संभालने का काम करता था। एक क्वेश्चन बनता है कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जाता है। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को स्थापित करने का श्रेय किसे जाता है? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जाता है। आगे बात करें हम बंगाल पर विजय या बंगाल पर अधिकार की बात करेंगे। अंग्रेजों ने बंगाल पर जो विजय प्राप्त करी है या जो अधिकार प्राप्त किया है वो कैसे किया है? बंगाल पर विजय को लेकर दो प्रमुख युद्ध हुए हैं। एक प्लासी का युद्ध है और दूसरा बक्सर का युद्ध है। प्लासी का युद्ध कब हुआ है? 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ। और बक्सर का युद्ध कब हुआ है? 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ है। प्लासी का युद्ध किस किस के बीच में हुआ है? तो बंगाल का नवाब था जिसका नाम सिराजुद्दौला है और एक तरफ अंग्रेजी सेना थी जिसका नेतृत्व किया था किसने? रॉबर्ट क्लाइव ने। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की क्या होती है? विजय होती है। क्या होती है? विजय होती है। क्वेश्चन पूछता है कि प्लासी के युद्ध में बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला था और अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था किसने? रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। इसके बाद एक दूसरा युद्ध होता है जिसे बक्सर का युद्ध कहते हैं। और बक्सर का युद्ध कब हुआ है? तो 22 अक्टूबर 1764 को हुआ है। बक्सर का युद्ध किस किस के बीच में हुआ है? तो इसमें 3 शासक थे जिनकी संयुक्त सेना थी। कौन कौन है? एक बंगाल का नवाब था मीर कासिम, दूसरा अवध का नवाब था शुजाउद्दौला और तीसरा मुगल शासक था शाह आलम द्वितीय। इन तीनों की संयुक्त सेना थी और दूसरी तरफ एक अंग्रेजी सेना थी और इस अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था किसने? हेक्टर मुनरो ने। क्वेश्चन पूछता है कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया है? हेक्टर मुनरो ने किया है। इस युद्ध में भी अंग्रेजों की क्या होती है? विजय होती है, जीत होती है। प्लासी और बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की विजय हुई और प्लासी के युद्ध के बाद इस रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का प्रथम गवर्नर बनाया था। एक क्वेश्चन पूछता है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव था। पहले बंगाल का गवर्नर बनेगा, उसके बाद कुछ समय के बाद बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया जाएगा। उसके कुछ समय बाद बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाएगा और उसके कुछ समय बाद इस भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बना दिया जाएगा। वायसराय बनाया जाएगा।
इन सभी की बात करेंगे हम, गवर्नर की, गवर्नर जनरल की, वायसराय की, कैसे कैसे बनते हैं, कैसे कैसे इनमें परिवर्तन होगा। सबसे पहले बंगाल का गवर्नर बनेगा। बंगाल के गवर्नर के बाद उसे बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया जाएगा। बंगाल के गवर्नर जनरल के बाद उसे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाएगा। और भारत के गवर्नर जनरल के बाद उसे भारत का वायसराय बना दिया जाएगा। इसमें एक क्वेश्चन बनता है जैसे प्रथम से और अंतिम से। जैसे क्वेश्चन पूछेगा कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, तो रॉबर्ट क्लाइव था। यहीं से क्वेश्चन बनेगा कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग था। ये मैंने लिस्ट बनाई है, यहाँ आसानी से समझ में आ जाएगा ये। इसमें बात करूँ मैं, बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन है, तो रॉबर्ट क्लाइव है। और बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन है, वॉरेन हॉस्टिंग है। इस वॉरेन हॉस्टिंग के समय रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आता है। और इसे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत जो बंगाल का गवर्नर होगा उसे बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया जाएगा। व्यक्ति वही रहेगा लेकिन उसका नाम चेंज हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि बंगाल का अंतिम गवर्नर पूछेगा तो वॉरेन हॉस्टिंग है, और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल पूछेगा तो भी कौन है, वॉरेन हॉस्टिंग है। इसके बाद बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन है, विलियम बेंटिंक है। और विलियम बेंटिंक के समय एक एक्ट आता है, चार्टर एक्ट 1833। इस चार्टर एक्ट 1833 के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाएगा। और जो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल होगा वही भारत का प्रथम गवर्नर जनरल होगा। क्वेश्चन पूछता है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है, तो विलियम बेंटिक है। इसके बाद भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन है, तो लॉर्ड कैनिंग है। लॉर्ड कैनिंग के समय एक एक्ट आता है, भारत शासन अधिनियम 1858। इस भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बना दिया जाएगा। और भारत का प्रथम वायसराय बनेगा लॉर्ड कैनिंग। और भारत का अंतिम वायसराय पूछेगा कौन है, तो लॉर्ड माउंटबेटन है, जो भारत का सबसे अंतिम वायसराय माना जाता है। इसके बाद बात करेंगे संवैधानिक विकास की। संवैधानिक विकास को हम दो चरणों में पढ़ते हैं। एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत संवैधानिक विकास होता है, एक ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत संवैधानिक विकास होता है। 1773 से 1853 तक जितने भी अधिनियम आएंगे वो सब किसके अंतर्गत आएंगे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत। 1858 से 1947 तक जितने भी अधिनियम आएंगे वो सभी किसके अंतर्गत आएंगे, ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत आएंगे। 1857 की क्रांति होती है। उस 1857 की क्रांति के बाद एक अधिनियम आता है, भारत शासन अधिनियम 1858। इस भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत जो भारत का शासन है उसे कंपनी के हाथों से छीन कर किसके हाथ में दे दिया जाएगा, ब्रिटिश क्राउन या ताज के हाथ में दे दिया जाएगा। इसमें हम थोड़ी आगे बातें करें। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत कौन कौन से एक्ट आए हैं, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया है। इसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट 1784 आया है। इसके बाद चार्टर एक्ट 1793 आया है। इसके बाद चार्टर एक्ट 1813 आया है। इसके बाद चार्टर एक्ट 1833 आया है। इसके बाद चार्टर एक्ट 1853 आता है। और 1857 की क्रांति के बाद भारत शासन अधिनियम 1858 आएगा। और भारत का शासन कंपनी के हाथों से ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला जाएगा। और ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत ये इतने अधिनियम आए जो सारे आने वाले हैं। पहला है भारत शासन अधिनियम 1858। इसके बाद भारत परिषद अधिनियम 1861 आएगा। इसके बाद भारत परिषद अधिनियम 1892। फिर नेक्स्ट भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935। फिर अगस्त प्रस्ताव आएगा 1940 में। उसके बाद क्रिप्स मिशन आएगा 1942 में। इसके बाद कैबिनेट मिशन आएगा 1946 में। और इसके बाद माउंटबेटन योजना आएगी 1947 में। संवैधानिक विकास में हम सबसे पहला एक्ट पढ़ेंगे, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत लाया जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन है इसका
कि इस रेगुलेटिंग एक्ट को ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ द्वारा गठित गुप्त समिति की सिफारिश पर पारित किया गया। क्वेश्चन है दोनों ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? लॉर्ड नॉर्थ। और इसे किस समिति की सिफारिश पर पारित किया गया? गुप्त समिति की सिफारिश पर। इसके बाद इसी एक्ट के तहत जो बंगाल का गवर्नर होता था उसे बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया। और क्वेश्चन बनता है कि बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन है और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? क्योंकि जो अंतिम गवर्नर होगा वही बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल होगा और दोनों का आंसर सेम ही होगा, वॉरेन हास्टिंग्स। इसके बाद इसी एक्ट के तहत मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी को बंगाल के अधीन कर दिया गया। अभी तक मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी के जो गवर्नर होते थे वो अलग रहते थे। अब ये गवर्नर किसके अधीन आ जाएंगे? बंगाल के अधीन आ जाएंगे। इसी एक्ट के तहत गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया। और रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत 1774 में कलकत्ता में एक 4 सदस्यीय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई है? 1774 में हुई है। किस एक्ट के तहत की गई है? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत की गई है। अब इस कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट में ये 4 सदस्य कौन कौन थे? इनमें एक तो मुख्य न्यायाधीश था और 3 अन्य न्यायाधीश थे। क्वेश्चन बनता है कि कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है? एलिजा इम्पे हैं। और ये 3 अन्य न्यायाधीश कौन है? तो इन्हें HCL से याद रख सकते हैं हम, हाइड्रोक्लोरिकम। H मतलब हाइड, C चैम्बर्स, L लेमेंस्टर। ये 3 अन्य न्यायाधीश हैं जो कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त किए गए थे। इसके बाद इस अधिनियम के तहत कुछ और काम किए गए हैं। कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय था और इसके विरुद्ध अपील प्रीवी काउंसिल में की जाती थी। प्रीवी काउंसिल कहाँ है? तो ब्रिटेन में है। इसी एक्ट के तहत कंपनी के कर्मचारियों को बिना लाइसेंस के व्यापार करने पर प्रतिबंध लगा दिया। ठीक क्वेश्चन है। क्वेश्चन अगर पूछेगा कि किस एक्ट के तहत कंपनी के कर्मचारियों पर बिना लाइसेंस के व्यापार करने पर प्रतिबंध लगाया गया, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का है। इसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर संसदीय नियंत्रण का प्रथम प्रयास जो किया है वो किस एक्ट के तहत किया गया है? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत किया गया है। 1772 ईस्वी में वॉरेन हास्टिंग जो बंगाल का गवर्नर होता था, इसने ब्रिटिश भारत की या ब्रिटिश शासकों की राजधानी किसको बनाया? कलकत्ता को बनाया। और ये राजधानी भारत की जो रहेगी वो कब तक रहेगी? 1912 तक रहेगी। 1912 में भारत की राजधानी किसे बना दिया जाएगा? दिल्ली को बना दिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि 1772 से 1912 तक कलकत्ता भारत की राजधानी रहती है और 1912 से अब तक भारत की राजधानी कौन है? दिल्ली है। इसके बाद अगला एक्ट आता है एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1881। इस एक्ट में क्या किया गया है? जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में कुछ कमियां रह गई थी उन कमियों को दूर किया गया है और 2-3 काम और खास किए गए हैं। इस एक्ट ऑफ सेटलमेंट के तहत कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और ओडिशा के लिए विधि बनाने की शक्ति प्रदान कर दी गई। अब तक कलकत्ता की सरकार केवल कलकत्ता के लिए कानून बनाती थी, लेकिन इस एक्ट के तहत कलकत्ता की सरकार बंगाल के लिए, बिहार के लिए और ओडिशा के लिए भी कानून बनाएगी। इसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट को संशोधनात्मक अधिनियम या बंगाल जुडिकेचर एक्ट 1881 की संज्ञा भी दी जाती है। इसी एक्ट के तहत एक और काम हुआ है कि जो गवर्नर जनरल और उसकी परिषद होती थी उसको सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता से क्या करा दिया? मुक्त करा दिया। इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब यह है कि प्रांतों में कानून बनाने का काम या विधि बनाने का काम गवर्नर जनरल और उसकी परिषद करती थी और उस कानून को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पंजीकृत कराया जाता था। लेकिन एक्ट ऑफ सेटलमेंट के तहत
ये बात निर्धारित की गई कि गवर्नर जनरल और परिषद द्वारा बनाया गया विधि या कानून सुप्रीम कोर्ट द्वारा पंजीकृत कराना आवश्यक नहीं है। इसका मतलब ये है कि गवर्नर जनरल और परिषद को सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता से क्या करा दिया है, मुक्त करा दिया है। इसके बाद नेक्स्ट अधिनियम आता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 आता है। इस एक्ट में क्या किया गया है, इस एक्ट के तहत जो कंपनी के व्यापारिक कार्य और राजनीतिक कार्य थे दोनों को अलग अलग कर दिया गया। कंपनी के व्यापारिक कार्य निदेशक बोर्ड या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथों में चला गया, जिसमें कुल कितने सदस्य होते थे, 24 सदस्य। क्वेश्चन पूछ ले, निदेशक बोर्ड या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में सदस्यों की संख्या कितनी थी, 24 थी। और कंपनी के जो राजनीतिक कार्य थे वो नियंत्रक मंडल या बोर्ड ऑफ कंट्रोल के हाथों में चले गए, जिसमें कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती थी, 6 होती थी। इसी एक्ट के तहत जो गवर्नर जनरल होता था उसकी परिषद में मैंने बताया थे 4 सदस्य परिषद का गठन किया गया था। इन सदस्यों की संख्या को 4 से घटाकर 3 कर दिया गया। किसके तहत, तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत। इसी एक्ट के तहत एक बात तय और की गई थी कि केंद्रीय प्रशासन का अनुपालन न करने पर गवर्नर जनरल प्रांतीय सरकारों को बर्खास्त कर सकता है। इसका मतलब यह है, यदि कोई प्रांत की सरकार केंद्रीय प्रशासन का अनुपालन नहीं करती है तो गवर्नर जनरल को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वो उस सरकार को क्या कर सकता है, बर्खास्त कर सकता है। इसी एक्ट के तहत कंपनी के कर्मचारियों को उपहार लेने पर क्या लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत भारत में अंग्रेज अधिकारियों के अवैध कार्यों पर मुकदमा दर्ज करने के लिए इंग्लैंड में एक कोर्ट की स्थापना की गई। इसका मतलब ये है कि भारत में यदि कोई अंग्रेज अधिकारी अवैध कार्य करता है तो उसमें मुकदमा दर्ज किया जाएगा, और उस मुकदमा दर्ज करने के लिए इंग्लैंड में एक कोर्ट स्थापित किया गया था। इसी एक्ट के तहत क्या होता है, कंपनी के मामलों में ब्रिटिश सरकार का पहली बार नियंत्रण किस एक्ट के तहत स्थापित किया जाता है, तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत स्थापित किया जाता है। और इसी एक्ट के तहत एक प्रकार से द्वैध शासन की शुरुआत होती है। द्वैध शासन का मतलब होता है 2 लोगों के हाथ में शासन जाना। और ये द्वैध शासन कब तक रहेगा, 1858 में निदेशक बोर्ड और नियंत्रक मंडल दोनों को क्या कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। और वहीं स्वतः ही द्वैध शासन भी क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट बात, चार्टर एक्ट 1793। इस एक्ट के तहत क्या हुआ है, कंपनी के अधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। इसका मतलब ये है कि कंपनी अगले 20 साल तक और शासन करेगी या व्यापार करेगी भारत में। इसी एक्ट के तहत सबसे महत्वपूर्ण काम है कि नियंत्रक मंडल, जिसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहते थे, इसके सदस्यों का वेतन भारतीय राजस्व से देने की व्यवस्था की गई। क्वेश्चन बनता है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों का वेतन भारतीय राजस्व से देने की व्यवस्था किस एक्ट के तहत की गई थी, तो चार्टर एक्ट 1793 के तहत की गई थी। और कुछ काम इसके खास हुए हैं। इसी एक्ट के तहत ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र में लिखित विधि द्वारा प्रशासन की नींव रखी गई तथा कानून व विनियमों की व्याख्या करने का अधिकार किसको दे दिया गया, न्यायालय को दे दिया गया। आज की वीडियो में हम इतना ही रहने देंगे। इस क्लास की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। अंकित जीएस एकेडमी के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लें और क्लास की पीडीएफ वहीं डेली मिल जाएगी आपको। नेक्स्ट बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।